वेलकम टू लेट्स स्टडी लाइफ विद रजत। यहाँ पर आज हम फिजिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन करने जा रहे हैं, जो कि फिजिक्स के बहुत सारे क्वेश्चन रेलवे में, एनटीपीसी में और ग्रुप डी में लास्ट ईयरों में देखे गए हैं। तो आज हम अपना पहला चैप्टर शुरू करते हैं इकाइयों में विभवांग से। उसके बाद हम लगातार इसके क्वेश्चन करते चले जाएंगे। आगे अलग अलग चैप्टरों के एक एक चैप्टर बेसिकली कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। यहाँ पे आज टॉप 20 क्वेश्चन रखे गए हैं। टॉप 20 क्वेश्चन करने के बाद आपको बहुत सारे क्वेश्चन और भी आएंगे धीरे धीरे। टॉप 500 क्वेश्चन फिजिक्स के आएंगे। चलिए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर पहला चैप्टर है हमारा इकाई एवं विभवाएं। यहाँ पर आप देखिए पहले क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से किस शब्द का संबंध ध्वनि तरंगों से नहीं है। यानी कि आपको यहाँ पर बताना है, इसमें से 4 ऑप्शन में से क्वेश्चन नंबर 1 में इनमें किसका संबंध ध्वनि तरंगों से नहीं है। यहाँ पर आप देखेंगे ऑप्शन नंबर 1 दे रखा है हर्ट्ज, ऑप्शन नंबर 2 दे रखा है डेसिबल, ऑप्शन नंबर 3 दे रखा है या सी दे रखा है कैंडला, ऑप्शन नंबर डी दे रखा है मैक। तो आपको पता है कि ऑप्शन ए जो हर्ट्ज होता है ना, ऑप्शन ए हर्ट्ज जो होता है ना, ये हर्ट्ज जो है ना ध्वनि की आवृत्ति का मात्रक होता है। दूसरे ऑप्शन दे रखा है डेसिबल को जब आप मापते हैं तो डेसिबल शोर की या लाउडनेस की बोल सकते हैं, या तीव्रता की आप ध्वनि बोल सकते हैं, डेसिबल होती है। ऑप्शन नंबर डी में पहुंचते हैं मैक। ये मैक क्या होता है? एक मैक नंबर होता है बेसिकली। इस मैक का प्रयोग हम ध्वनि की तरंगों की तीव्रता की तुलना किसी अन्य चीज़ों की तुलना के साथ करते हैं। तो इस किसी अन्य के साथ तुलना करते हैं तो ये मैक वहाँ पर प्रयोग किया जाता है। तो ध्यान रखिए यहाँ पर ऑप्शन ए हर्ट्ज, ऑप्शन बी डेसिबल, ऑप्शन डी मैक, ये तीनों का संबंध ध्वनि की तरंगों से है। तो फिर कौन सा ऑप्शन बचा? ऑप्शन नंबर सी कैंडेला। और आपको पता होना चाहिए कि ऐसा यूनिट में कैंडेला किसका मात्रक है, आप वहाँ पर पता कर सकते हैं। ठीक है, ज्योति तीव्रता का ऑप्शन। आप क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, निम्नलिखित में से किसका उपयोग बहुत कम समय अंतराल को मापने के लिए किया जाता है। आपको ये पता करना है कि इसमें से दिए गए क्वेश्चन में से सबसे फाइनेस्ट शॉर्टेस्ट टाइम इंटरवल का पता ये 4 ऑप्शन में थे, पल्सर, कॉटेज घड़ियाँ, परमार घड़ियाँ और सफ़ेद बौना में से इनमें से चारों में से कौन सा सबसे छोटे से छोटा समय अंतराल मापने में सक्षम है। आप ऑप्शन नंबर ए देखेंगे पल्सर। ध्यान रखिए पल्सर एक प्रकार का ग्रह होता है जो काफ़ी तेज चक्कर लगाता है, काफ़ी फास्ट मूवमेंट करता है। कॉटेज एक प्रकार की घड़ियाँ है, लेकिन ये सबसे शॉर्टेस्ट टाइम मेजर करने का इंस्ट्रूमेंट नहीं है। यहाँ पर ऑप्शन सही होगा परमाणु घड़ियों के सहायता से हम बहुत छोटे से छोटा टाइम को इजीली तरीके से मेजर कर सकते हैं। ऑप्शन डी जो यहाँ पर सफ़ेद बौना दे रखा है, सफ़ेद बौना भी एक प्रकार का ग्रह होता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है? प्रकृति में सबसे मजबूत बल कौन सा है। यहाँ पर प्रकृति में जो पाए जाते हैं 4 ऑप्शन में से पूछा गया है, इसमें सबसे मजबूत बल कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए देखेंगे विद्युत बल, ऑप्शन नंबर बी देखेंगे गुरुत्वाकर्षण बल, ऑप्शन सी देखेंगे नाभिकीय बल, ऑप्शन डी देखेंगे चुंबकीय बल। तो यहाँ पर आप देखिए पहले, यहाँ पर सबसे मजबूत जो बल होता है वो नाभिकीय बल होता है। कौन सा बल होता है? नाभिकीय बल होता है। तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा सबसे मजबूत बल के लिए। लेकिन हमसे अगर ये पूछ लिएगा सबसे कमजोर बल कौन सा होता है, तो सबसे कमजोर बल इसमें कौन सा होता है? गुरुत्वाकर्षण बल होता है। ठीक है, अगर हम इन्हें सीरीज से लगाना चाहें तो सबसे ज़्यादा नाभिकीय बल, नंबर 2 पे चुंबकीय बल, नंबर 3 पर हम दुर्बल बल को या विद्युत बल को बोल देते हैं, नंबर 4 पे हमारा गुरुत्वाकर्षण बल होता है। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर दे रखा है, निम्न में से कौन सी मूल राशि है। यानी कि यहाँ पर मूल राशियाँ आपको बताना है। आपको याद होना चाहिए कि ऐसा सिस्टम में, ऐसा यूनिट्स में आपको 7 ही मूल राशियाँ दे रखी हैं।
यानी कि केवल 7 ही मूल राशियां दे रखी हैं। इन 7 मूल राशियों के अलावा जितनी भी मूल राशियां और जितनी भी राशियां और बनी हैं वो व्युत्पन्न राशियां कहलाती हैं, यानी कि वो मूल राशियां नहीं है, वो एक प्रकार से व्युत्पन्न राशि है। व्युत्पन्न का तात्पर्य होता है जो मूल राशियों की सहायता से उत्पन्न की गई हैं, मूल राशियों की सहायता से उत्पन्न हुई हैं, वो क्या कहलाती हैं, आपकी व्युत्पन्न राशियां कहलाती हैं। तो यहाँ पर देखते हैं, ऑप्शन 1 है आयतन, ऑप्शन बी है समय, ऑप्शन सी है वेग, ऑप्शन डी है बल। तो आप देखेंगे यहाँ पर आयतन, आपको पता होता है आयतन जो होता है वो मीटर क्यूब होता है, यानी कि अगर हम मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर, मीटर का 3 बार अगर हम गुणा करेंगे तो क्या मिल जाएगा, आयतन मिल जाएगा। लेकिन अगर हम थोड़ा देखें तो ये मीटर जो होता है ना वो लंबाई का मात्रक होता है। अगर यहाँ पर मीटर जो होता तो वो डायरेक्ट जो है ना हमारा ऐसे सिस्टम से होता, लेकिन यहाँ पर आयतन है तो इसलिए आयतन तो नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी पे चलते हैं, वेग। आपको पता है वेग जो होता है, वेग और 2 शब्द हैं, वेग और चाल। चाल को आपने पढ़ा होगा, दूरी बटे समय होता है, यानी मीटर पर सेकंड में मेजर करते हैं। दोनों में एक छोटा सा डिफरेंस है, चाल एक अदिश क्वांटिटी है जबकि वेग एक सदिश क्वांटिटी है। सदिश क्या होता है, जिसमें दिशा का भी ज्ञान होता है और प्रमाण का भी ज्ञान होता है, लेकिन अदिश में सिर्फ प्रमाण होता है, दिशा नहीं होती है। इसलिए यहाँ पर आपको पता है दूरी बटे समय वेग का भी फॉर्मूला होता है, जिसकी वजह से यहाँ पर ये भी ड्राफ्ट है। बल की बात करते हैं, बल का मात्रक होता है न्यूटन, और आपको पता है न्यूटन जो होता है वो बल का मात्रक है, ये भी एक ड्राफ्ट है। इसलिए यहाँ पर क्या बनेगा आपका, समय। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर है। आपको यहाँ पर बताना है 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर है। यानी कि यहाँ पर देखिए ऑप्शन में दे रखा है 3.6, ऑप्शन नंबर बी दे रखा है 3.8, ऑप्शन नंबर सी दे रखा है 3.2, ऑप्शन नंबर डी दे रखा है 4.0 मेगाजूल। ऑप्शन नंबर ए को देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर दे रखा है 3.6 मेगाजूल, यानी कि यहाँ पर राइट आंसर बनेगा 3.6 मेगाजूल। आप इसको याद रखिएगा, बल्कि इसकी कैलकुलेशन करना चाहें तो 1000 जूल पर सेकेंड इंटू 60 ये बन गया आपका 1 किलोवाट घंटा। बाद में कन्वर्ट करना पड़ेगा इसको मेगाजूल में। अब क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है 1 बार किसके बराबर होता है। ऑप्शन नंबर ए 10⁻³ पास्कल, ऑप्शन नंबर बी 100 पास्कल, ऑप्शन नंबर सी 10⁵ पास्कल, ऑप्शन नंबर डी 10⁴ पास्कल। देखिए बार जो होता है ना, बार जो है ना एक प्रकार से दाब की इकाई है, पास्कल भी एक वायुमंडलीय दाब की इकाई है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ये क्या बनेगा 10⁵ पास्कल। इसको याद रखिएगा, ये काफी बार क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर प्रतिरोध की इकाई क्या है। प्रतिरोध की इकाई को हम पता करते हैं। पहला ऑप्शन दे रखा है वोल्ट स्क्वायर इंटू एम्पियर, ऑप्शन बी दे रखा है वोल्ट अपॉन एम्पियर, ऑप्शन सी दे रखा है एम्पियर अपॉन वोल्ट, ऑप्शन डी दे रखा है वोल्ट इंटू एम्पियर। तो आपको ओम्स लॉ पता है। ओम्स लॉ क्या कहता है, V = IR, जहाँ पर R क्या है, प्रतिरोध। तो R = हम लिखना चाहें तो क्या होगा P/I। तो यहाँ पर इसको V को कैसे करते हैं, वोल्टेज या वोल्ट अपॉन एम्पियर। तो क्या बन जाएगा यहाँ पर वोल्ट अपॉन एम्पियर, यानी ऑप्शन नंबर V राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत शक्ति की इकाई क्या है। अब हमें यहाँ पर बतानी है विद्युत शक्ति की इकाई क्या है। ऑप्शन नंबर 1 दे रखा है वोल्ट, ऑप्शन नंबर बी दे रखा है वाट, ऑप्शन नंबर सी दे रखा है किलोवाट घंटा, ऑप्शन नंबर डी दे रखा है एम्पियर। अब यहाँ पर देखते हैं तो वोल्ट जो है ना, वोल्ट ये वोल्टेज की इकाई बोली जाती है और वोल्टा बोली जाती है। वाट जो होती है ना, ये विद्युत शक्ति की इकाई है। किलोवाट घंटा इसकी ही बड़ी यूनिट है, और एम्पियर आपको पता है किसकी यूनिट है, विद्युत धारा की। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 9th,
विद्युत आवेश की एसआई इकाई क्या है? ध्यान रखिएगा, विद्युत आवेश की एसआई यूनिट पूछी गई है एम्पियर, कूलाम, ईएसयू और केल्विन। तो यहाँ पर आप देखेंगे विद्युत आवेश की इकाई क्या होगी? कूलाम, क्योंकि एम्पियर विद्युत धारा की इकाई होती है, केल्विन टेम्परेचर की इकाई होती है। ठीक है, तो क्या है? कूलाम में अब इसकी ऐसा यूनिट बन जाएगी। अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा है 1 डेसिबल है। ऑप्शन ए एक वाद्य यंत्र, शोर की तरंग दैर्ध्य, सी एक संगीत का स्वर, डी ध्वनि स्तर का की एक माप। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि डेसिबल क्या है यहाँ पर, तो डेसिबल है ध्वनि स्तर की एक माप, यानी कि ध्वनि स्तर की एक माप जो है ना वो किससे मेजर करते हैं? हम डेसिबल में मेजर करते हैं, या हम बोल सकते हैं ध्वनि प्रदूषण को किस में मेजर करते हैं? तो डेसिबल में मेजर करते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 को देखिएगा, यहाँ पर लिख रहा है डायोप्टर किसकी इकाई है? ऑप्शन ए लेंस की क्षमता, ऑप्शन बी लेंस की लंबाई, प्रकाश की तीव्रता, ध्वनि की तीव्रता। तो यहाँ पर आप देखेंगे डायोप्टर लेंस की क्षमता की इकाई है। ठीक है, जब भी आप डायोप्टर लिखते हैं 2.0 डायोप्टर, 1.5 डायोप्टर, ये हमेशा डायोप्टर की लेंस की इकाई बोली जाती है, डायोप्टर। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 में लिखा है सापेक्ष आर्द्रता को किस रूप में व्यक्त किया जाता है? यानी कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी को हम किस रूप में व्यक्त करते हैं? ऑप्शन ए ग्राम, ऑप्शन बी किलोग्राम, ऑप्शन सी प्रतिशत, ऑप्शन नंबर डी अनुपात। अब आप देखिए ग्राम और किलोग्राम, ये दोनों की दोनों हमारी किसकी इकाई है? द्रव्यमान की हैं या मास की हैं। लेकिन यहाँ पर राइट आंसर होगा प्रतिशत और अनुपात। ठीक है, मोस्टली प्रतिशत को ही व्यक्त किया जाता है, लेकिन हम अनुपात को भी व्यक्त करते हैं। तो ये दोनों आपके दोनों सी और डी दोनों आंसर आपके बनेंगे राइट। अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। तारों की दूरियों को मापा जाता है। तारों की जो दूरियां है ना वो किस में मापी जाती हैं? ऑप्शन नंबर ए गांगीय इकाई, ऑप्शन नंबर बी तार की मील, ऑप्शन नंबर सी लौकिक किलोमीटर, ऑप्शन नंबर डी प्रकाश वर्ष। अब आप यहाँ पर देखिएगा, तो तारों की जो दूरियां होती हैं वो हमेशा प्रकाश वर्ष में मापी जाती है। प्रकाश वर्ष याद रखिएगा एक दूरी का मात्रक है। किसका मात्रक है? ये दूरी का मात्रक है। तो जो दूर से तारों के बीच में काफी दूरी पाई जाती है, इसलिए हमेशा इसको प्रकाश वर्ष में ही मेजर किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं, प्रकाश वर्ष डैश किसकी इकाई है? रोशनी की, धारा की, दूरी की, समय की। तो किसकी इकाई है? मैंने बता रखा है दूरी की इकाई बनेगी। अब अगला क्वेश्चन है, 1 माइक्रोन के बराबर है, किस में कन्वर्ट करना है? मीटर में। ध्यान से देख लीजिए किस में कन्वर्ट करना है। मीटर में 10⁻⁹, 10⁻12 मीटर, 10⁻6 मीटर, 10⁻15 मीटर। तो याद रखिएगा कितना है? 10⁻6। इसको 10⁻9 को नैनो बोलते हैं, इसको बोलते हैं माइक्रोन 10⁻6 मीटर। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 को देखिए, ध्वनि प्रदूषण स्तर की इकाई क्या है? डेसिबल, दशमलव, पीपीएम। पीपीएम को बोलते हैं पार्ट्स पर मिलियन। क्या बोलते हैं? पार्ट्स पर मिलियन। तो यहाँ पर देखिएगा ऑप्शन नंबर है डेसिबल, दशमलव, पीपीएम, इनमें से कोई नहीं। तो आपको मैंने बता रखा है डेसिबल ही किसकी है? ध्वनि प्रदूषण की इकाई है। क्वेश्चन नंबर 17, पार्सेक इसमें से किसकी माप की इकाई है? नंबर 1 तारों का घनत्व, खगोलीय दूरी, आकाशीय निकायों की चमक या वेग की। तो आपको याद होना चाहिए पार्सेक जो है ना खगोलीय दूरी की इकाई है। खगोलीय दूरी की इकाई है पार्सेक। खगोलीय दूरी जो होती है ना वो हमेशा पार्सेक में ही मापी जाती है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 लिख रखा है सापेक्ष घनत्व की इकाई क्या है? आपको बताना सापेक्ष घनत्व क्या है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 किलोग्राम प्रति मीटर, किलोग्राम मीटर प्रति स्क्वायर, किलोग्राम मीटर क्यूब, इनमें से कोई नहीं। ध्यान रखिएगा सापेक्ष घनत्व की जो इकाई है वो इनमें से कोई नहीं, यानी कि ये सापेक्ष घनत्व जो होता है ना ये यूनिट लेस नंबर है, यानी यूनिट लेस, इसकी कोई भी इकाई नहीं पाई जाती है। नॉट
किसका माप है, यानी कि आपको पूछा गया है नॉट जो है ना, नॉट को किसके लिए प्रयोग किया जाता है? एक जहाज की गति के लिए, गोलाकार वस्तुओं की वक्रता के लिए, सौर विकिरण के लिए, भूकंप के झटके की तीव्रता के लिए। आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पर एक जहाज जो है ना, जहाज की गति को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है नॉट। ठीक है, अगला क्वेश्चन है टेस्ला इकाई है, किसकी है इकाई? ये संबंध किससे? चुंबकीय से है। पूछ रहा है धारा की इकाई है, धारा की इकाई आपको पता है क्या है? एम्पियर है। प्रेरण की इकाई है, आघूर्ण की इकाई है, या क्षेत्र की है? धारा की इकाई है, टेस्ला जो है ना चुंबकीय क्षेत्र की इकाई है। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, थर्म किसकी इकाई है? यहाँ पर पूछा गया है थर्म किसकी इकाई है? शक्ति की, आपको पता है शक्ति की इकाई क्या है? वाट। यहाँ पर ऊष्मा की, प्रकाश की, दूरी की। ऊष्मा की इकाई यहाँ पर होती है लक्स, दूरी क्या होती है? मीटर। तो बचा क्या? ऊष्मा बचा है। थैंक यू। आगे टॉप 20 क्वेश्चन और डिस्कस किए जाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।